हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम मानसी गुप्ता। ठीक है, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है। आपको यूट्यूब का मेरा जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे मैं सारे नोट्स और फाइल्स जो भी पीडीएफ्स होती है वहाँ पे शेयर करती हूँ, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, माई यूट्यूब चैनल एज वेल एज माई टेलीग्राम। ठीक है, तो आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट सीबीएसई बोर्ड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि हम सबको पता है हमारा सीबीएसई बोर्ड्स का एग्जाम आने वाला है, तो फटाफट बायोलॉजी के हम टॉप क्वेश्चंस देख लेते हैं। और आई होप यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, छाट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, यूट्यूब चैनल जो कि है बायोलॉजी विद मानसी के नाम से। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस मेरा खुद का टेलीग्राम भी है, उसको भी फॉलो कर लेना। लिंक आपको दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीबीएसई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है। राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इज रेफर्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। हमें वो ऑर्गेनिज्म बताना है जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन है, दैट इज वोटर हाइकेंथ। देखो, वोटर हाइकेंथ ने क्या किया था, जो बंगाल हमारा स्टेट है वहां पे इसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई थी, है ना। इसकी ग्रोथ अनलिमिटेड हो गई थी, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था वोटर हाइकेंथ को। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है ना। नाम से पता लग रहा है, टेरर ऑफ बंगाल, है ना। इसने अनलिमिटेड ग्रोथ शो की थी, है ना, जिसकी वजह से वहां पे जो ऑलरेडी स्पीशीज थी उनकी भी ग्रोथ रुक गई थी, है ना। इसने उनको एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच द टेसल्स ऑफ द कोन कोब रिप्रेजेंट। हमें वो पार्ट्स बताने हैं किसके, कोन कोब के। ठीक है, इन विच टेसल्स ऑफ कोन कोब रिप्रेजेंट। अच्छा, वो पार्ट्स बताओ फ्लावर के जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसको, जो कोन कोब प्लांट है उसके टेसल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली इट इज फीमेल पार्ट, है ना। फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, अब फीमेल का भी कौन सा पार्ट, भाई फीमेल के पास भी तो तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। उसके कौन से पार्ट को करता है, इट रिप्रेजेंट स्टिग्मा। स्टिग्मा को करता है और स्टाइल को करता है। इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है कौन, टेसल्स ऑफ कोन को। ठीक है, स्टिग्मा को नहीं करता, किस किस को करता, सॉरी ओवरी को नहीं करता, किस किस को करता है, स्टिग्मा और स्टाइल को करता है। देखो, इसके अंदर क्या होता है, जो कोन कोब होते हैं इसके जो टेसल्स होते हैं वो हवा में वेव करते रहते हैं। क्यों वेव करते हैं भाई, क्योंकि इनको क्या होता है, हमें कोई ना कोई पोलन मिल जाए, है ना, हमें कोई ना कोई मेल गैमेट मिल जाए। इसीलिए क्या करते हैं, इसके जो टेसल्स होते हैं कोन कोब के, वो कहाँ वेव करते हैं, ये हवा में वेव करते हैं। दैट इज बेसिकली स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो वो स्टिग्मा और स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनका मेन नेम क्या होता है, इनको कैप्चर करना होता है ना। इनको कैप्चर करना होता है किसी पोलन ग्रेन को। ठीक है, पोलन ग्रेन को कैप्चर करेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, है ना। तो बेसिकली दे वांट्स टू कैप्चर पोलन ग्रेन, इसीलिए ये विंड में वेव करते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ मैच्योर माइक्रोस्पोर ऑफ एन एंजियोस्पर्म। आपको क्या करना है, एक मैच्योर माइक्रोस्पोर एंजियोस्पर्म का उसका डायग्राम ड्रॉ करना है और लेबल इट सेलुलर कंपोनेंट्स ओनली। यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेलुलर कंपोनेंट्स को ही मेंशन करना है, बाकी के कंपोनेंट्स को मेंशन नहीं करना। सब कुछ मेंशन करने ना बैठ जाना, है ना, फिर गलत हो जाएगा, है ना। आपको सिर्फ सेलुलर कंपोनेंट्स को ही मेंशन करना है। ठीक है, तो डायग्राम बना ले। यस, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, कैसा दिखता है हमारा मैच्योर माइक्रोस्पोर एक एंजियोस्पर्म का। माइक्रोस्पोर बोला है मतलब किसकी बात हो रही है, मेल की बात हो रही है ना। यहाँ पे हमें माइक्रोस्पोर बोला गया ना, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बेसिकली मेल की बात हो रही है। माइक्रोस्पोर फॉर मेल, मेगास्पोर इज फॉर फीमेल, है ना। तो चलो, अच्छा, इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन। ठीक है, तो इसके दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको मैच्योर माइक्रोस्पोर बोल देगा या मैच्योर पोलन ग्रेन बोल देगा, एक ही बात है ना। एक ही बात है ना, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो इसके पास कितनी लेयर्स होती हैं, इसके पास बेसिकली दो लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं। एक बाहर वाली लेयर होती है ना, और एक होती है अंदर वाली लेयर। ठीक है, बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। बाहर वाली को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन, और अंदर वाली को बोलते हैं हम इंटाइन। ठीक है, अब इन्होंने बोला है सेलुलर कंपोनेंट्स को भी मेंशन करना है ना, लेबल इट सेलुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर दो टाइप के सेल होते हैं। एक होता है इसके अंदर वेजिटेटिव सेल, जो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू अवर
सेकेंड सेल दैट विल बी अवर जनरेटिव सेल, एक थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है यहाँ पे, दैट विल बी अवर जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल हमेशा याद रखना छोटा होता है एज कंपेयर टू वेजिटेटिव, ठीक है। जनरेटिव सेल थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। अब देखो हमने एक्साइन की बात कर ली, हमने एंटाइन की बात कर ली, ठीक है। एक्साइन किससे मिलके बना होता है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। एक्साइन मिलके बना होता है स्पोरोपोलिनिन से, है ना, स्पोरोपोलिनिन से। और हमारा जो इंटाइन होता है वो किससे मिलके बना होता है, सेलुलोज से मिलके बना होता है और पैक्टीन से मिलके बना होता है। अब एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन है, बट यहाँ पे एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होता, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन आपको डिपॉजिट करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर एक्साइन और यहाँ पे क्या है, हमारा स्पोरोपोलिनिन डिपॉजिट हो गया है ना, दिस इज अवर स्पोरोपोलिनिन। अब इस पूरी लेयर में स्पोरोपोलिनिन नहीं होगा, कुछ एरिया में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वो ऐसा एरिया है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं है ना, ये वाला एरिया में, दिस वन। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जर्म पोर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जर्म पोर। और यहीं से क्या हमारा एंटर होगा, यस यहीं से क्या रिलीज होगा हमारा, क्या किसकी ग्रोथ होगी, किसकी जर्मिनेशन होगी, जर्म पोलन ट्यूब की, है ना। पोलन ट्यूब की यहीं से जर्मिनेशन होगी, ठीक है। तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत नीटली आपको डायग्राम बना के दिखाना है और हर एक चीज को लेबल भी करना है, ठीक है। अब देखो जो भी बच्चा एक्साइन के साथ स्पोरोपोलिनिन लिख देगा, इंटाइन के साथ सेल्लोज और पैक्टीन लिख देगा, उसको तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, है ना, क्योंकि इससे जो टीचर होता है उसको पता लगता है कि इसको नॉलेज है ना। एक्साइन के साथ स्पोरोपोलिनिन लिख दिया, इंटाइन के साथ सेल्लोज और पैक्टीन लिख दिया, है ना। तो आपको ऐसे अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख के जो भी टीचर होता है उसको बताना है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आपको ऐड करने चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला इसमें देखो, इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस का क्या मतलब होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ मैच्योर एंथर गिवन बिलो। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रांसफर सेक्शन दिया हुआ है मैच्योर एंथर का, ठीक है। आपको इसमें ए और बी को लेबल करना है, ठीक है। मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ, ठीक है, आपके लिए मैं ये जूम कर देती हूँ। देखो ये डायग्राम आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। जिसने एनसीईआरटी की थ्योरी प्लस डायग्राम्स को भी अच्छे से पढ़ा है उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा डायग्राम है, ठीक है। तो ये बेसिकली किसका है, मेल का पार्ट है ना, जो हमारा फ्लावर्स होते हैं उसमें जो मेल पार्ट होता है एंड्रोशियम, है ना, उसका ट्रांसफर सेक्शन दिखाया हुआ है। एंथर का मैच्योर पार्ट दिखाया हुआ है, मैच्योर एंथर का ट्रांसफर सेक्शन दिखाया हुआ है। अब देखो हमें पता है जो एंथर होता है उसके अंदर 4 लेयर्स होती है ना। बट यहाँ से आपसे क्या पूछा, यहाँ से आप भी अगर आप देखोगे तो आपसे सबसे अंदर वाली लेयर के बारे में पूछा। देखो ये बाहर वाली 3 लेयर्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, ये बाहर की 3 लेयर है, ये सबसे अंदर वाली लेयर है। तो बी तो सबसे अंदर वाली लेयर है और सबसे अंदर वाली लेयर हमारी कौन सी होती है, टेपिटम, है ना। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, टेपिटम। ये देख लेते हैं। अब जो हमारी चारों लेयर्स होती है वो किसको अनक्लोज करके रखती है, ठीक है। ये हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है, देखो इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी, इस पे भी है ना। मतलब यहाँ पे 2 लोब्स हैं और हर एक लोब में 2 2 है। वो कौन होता है हमारा, यस दैट इज अवर स्पोरोजिनस टिश्यू, है ना। तो ए क्या हो गया हमारा, ए विल बी स्पोरोजिनस टिश्यू। ए क्या हो जाएगा, स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसको मोर क्या बोलते हैं, इसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर हमारे पास पोलन मदर सेल बोल लो या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल लो, इसके पास ये होता है। फिर इनके आगे डिवीजन होके क्या बन जाते हैं, 4 हमारे पास माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं ना, डिवीजन होता है तो 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। तो ए हो गया हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू जिसके अंदर पीएमसी और एमएमसी है, या फिर हम बोल सकते हैं पोलन मदर सेल या मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है। एंड बी इज योर टेपिटम। टेपिटम का काम क्या होता है, हमारे डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, है ना, नरिशमेंट ये प्रोवाइड करता है। और बाहर की 3 लेयर्स हमारी क्या होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से आपसे बी पूछा था तो बी हो जाएगा टेपिटम। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5th में क्या बोला है, यस फिफ्थ ने बोला है इन अ फ्लावरिंग प्लांट माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस 4 मेल गैमेट। अभी मैंने आपको बताया जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है पीएमसी या फिर एमएमसी, वो क्या करता है, 4 मेगा मेल गैमेटोफाइट बनाता है। बल्कि जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल होती है वो सिर्फ एक ही फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है कि हमारे जो मेल्स है वो तो 4 मेल गैमेटोफाइट बना रहे हैं, बट फीमेल जो है, फीमेल मेगास्पोर मदर सेल जो है वो सिर्फ एक ही गैमेटोफाइट बना रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे है, इसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देखो अगर मैं सबसे पहले बात करूं माइक्रोस्पोर मदर सेल की,
जिसको हम पोलन मदर सेल भी बोलते हैं, ठीक है, पीएमसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैंने अभी आपको बताया, इट इज प्रेजेंट इन स्पोरोजिनस टिश्यू, है ना, ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कौन सी डिवीजन करेगा, ये करेगा मियोसिस, ये क्या करेगा, ये मियोसिस करेगा, और जैसे ही ये मियोसिस करेगा ये क्या बना लेगा, हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर्स बना लेगा, ये क्या बना लेगा, 4 माइक्रोस्पोर्स। अब इसमें क्या होता है, मेल के केस में इन चारों माइक्रोस्पोर्स के पास क्या होती है, पोटेंसी होती है कि ये आगे जाके मेल गैमेटोफाइट बना ले, चारों के पास होती है। तो ये चार के चार माइक्रोस्पोर क्या करेंगे, क्या बना लेंगे, 4 मेल गैमेट बना लेंगे, गैमेटोफाइट बना लेंगे, क्योंकि चारों के पास पोटेंसी है। बट अगर मैं यहाँ पे फीमेल की बात करूं, ये तो मैंने आपको मेल का केस बता दिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल था, मियोसिस करा, 4 माइक्रोस्पोर्स बनाए और हर एक के पास पोटेंसी है, तो 4 मेल गैमेटोफाइट बन गए। बट अगर यहाँ पे मैं फीमेल की बात करूं, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल की मैं बात करूं, ये भी क्या करती है, ये भी मियोसिस करती है, ये भी मियोसिस करेगी। बट क्या होगा, अब आगे देखते हैं, ये क्या करेगी, ये भी 4 मेगास्पोर्स बनाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मेल ने किया वैसे ये भी कर रही है, इसने भी 4 क्या बना लिए, मेगास्पोर्स बना लिए। बट यहाँ पे ट्विस्ट है, वहां पे क्या हो रहा था, 4 के 4 माइक्रोस्पोर आगे जाके 4 मेल गैमेटोफाइट बना रहे थे। बट यहाँ पे क्या होता है, 3 डी जनरेट हो जाते हैं और एक ही फंक्शनल रह पाता है, ठीक है। मैंने क्या बताया यहाँ पे, कितने मेगास्पोर्स बने, 4 बने, है ना, 4 मेगास्पोर बने। बट इन चारों में से चारों के पास पोटेंसी नहीं है कि वो आगे जाके मेल गैमेटोफाइट बना पाए, है ना, चारों के पास नहीं, फीमेल गैमेटोफाइट बना पाए, सिर्फ एक के पास ही है। तो इसमें जो 3 होंगे हमारे, 3 होंगे वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, और जो एक रहेगा वो क्या बन जाएगा आगे जाके, फंक्शनल मेगास्पोर बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या, सॉरी, फंक्शनल, दैट विल बी फीमेल गैमेटोफाइट, फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा, अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल के अंदर ज्यादा गैमेटोफाइट बनते हैं क्योंकि चारों के पास पोटेंसी होती है। बट फीमेल के केस में कम बनते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही फंक्शनल रह पाता है, ठीक है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। देखो टर्म सारी सेम सेम लग रही है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, है ना। बट जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है उसको इनके बीच में डिफरेंस अच्छे से पता होगा। तो देखो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, दोनों का डिफरेंस मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो सबसे पहले आता है स्पर्मियोजेनेसिस। देखो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, हम सभी को पता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो उसमें लास्ट स्टेप आता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, जो हमारे स्पर्मेटिड्स होते हैं, जो हमारे स्पर्मेटिड्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ में, या फिर मैं क्या बोलूं, स्पर्म में। इसका भी एन होता है, इसका भी एन होता है, दोनों एन होते हैं। तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब है, कन्वर्जन ऑफ या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, इट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। बट स्पर्मिएशन क्या होता है, देखो स्पर्मिएशन क्या होता है, हमारे जो स्पर्म का हेड होता है, सभी को पता है स्पर्म का स्ट्रक्चर, हेड होता है, नेक होता है और टेल होता है ना। तो जो स्पर्म का हेड होता है वो किस में एम्बेड हो जाता है, वो एम्बेडेड रहता है किसमें, सर्टोली सेल में। अब इसको निकालना भी तो है, तो निकालना भी तो है यहाँ से, है ना। स्पर्म का हेड किस में एम्बेड पड़ा है, सर्टोली सेल में, है ना। अब इसको हमें क्या करना है, इसको निकालना है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, ठीक है। तो जो स्पर्म का हेड है वो एम्बेड रहता है सर्टोली सेल में, इसको हमें निकालना पड़ेगा, है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकालना पड़ेगा, रिलीज करवाना पड़ेगा इसको, कहां से, फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस इज द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, एंड स्पर्मिएशन इज जब स्पर्म का हेड एम्बेड हो जाता है सर्टोली सेल में, उसको हमें रिलीज करवाना पड़ता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, उसको हम स्पर्मिएशन बोलते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं हम। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड द सेक्स हार्मोन इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के 3 तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड द सेक्स हार्मोन इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में पिट्यूटरी और सेक्स हार्मोन का क्या रोल होता है, ठीक है।
फिर बोला है स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर मैं ह्यूमन मेल की बात करूं तो वो हार्मोनल रेगुलेटेड प्रोसेस है। जस्टिफाई करो, सेम क्वेश्चन है ना, बट क्वेश्चन मतलब सही है बट अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। अगला देखो, एक्सप्लेन द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस। आपको हार्मोनल रेगुलेशन बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले रिलीज होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज GnRH। अब यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन है ना, 11th में आप पढ़ के आए हो, जहां पे भी रिलीजिंग होगा मतलब वो पॉजिटिव सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ये क्या करेगा, यस ये कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से, है ना, हाइपोथैलेमस से। ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव सिग्नल देगा किसको, हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, है ना। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, ये रिलीज करेगी दो टाइप के हॉर्मोन्स, कौन कौन से, LH एंड FSH। कौन कौन से, एक ये रिलीज करेगी LH और एक करेगी FSH। LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH का मतलब है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये LH क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये किस पे एक्ट करेगा, जो मेल के अंदर लेडिंग सेल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करेगा और क्या बोलेगा कि अब तू एंड्रोजन बनाना स्टार्ट कर दे, है ना, तू एंड्रोजन की सिंथेसिस करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। और FSH क्या करेगा, FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे, ये एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे, है ना। और क्या रिलीज करेगा भाई, इनिबिन रिलीज करेगा, ठीक है। इनिबिन हार्मोन रिलीज करने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होने लग जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस होने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हार्मोन्स हो गए हमारे, 4, ठीक है, 5 हो गए। सबसे पहले गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस ने सिक्रिएट करा, किसको पॉजिटिव सिग्नल दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी को। इसने LH और FSH की सिक्रेशन की। LH ने लेडिंग सेल पे काम किया और भाई एंड्रोजन सिक्रिएट करवाना शुरू कर दिया। FSH ने सर्टोली सेल पे काम किया और क्या करवाया, इनिबिन सिक्रिएट करवाया, जिसकी वजह से इन दोनों की वजह से क्या हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस होने लग गया, स्पर्म की फॉर्मेशन होने लगी। यही आपको करना है, पढ़ भी लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आंसर्स भी मेंशन किए हैं। सबसे पहले GnRH रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से प्यूबर्टी के टाइम पे, है ना। GnRH ने क्या किया, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया और गोनाडोट्रोफिन रिलीज करवाना शुरू कर दिया, जैसे LH एंड FSH, ठीक है। इन्होंने क्या किया, LH ने एक्ट किया लेडिंग सेल्स पे और एंड्रोजन की सिंथेसिस करवाई और FSH ने सर्टोली सेल पे काम किया और इनिबिन की सिक्रेशन करवाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस होने लग गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट डू ओरल पिल्स कंटेन एंड हाउ दे एक्ट एज इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स। भाई पिल्स जो होती है, ओरल पिल्स जिसको लिया जाता है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, उसके अंदर ऐसा क्या होता है और वो इतनी इफेक्टिव क्यों होती है, ठीक है, ये बोला हमसे। तो देखो ये जो ओरल पिल होती है, देखो हमेशा आपको जो क्वेश्चन होता है उसको डिवाइड करना है। अभी इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, पहले पहले का आंसर देंगे फिर दूसरे का देंगे। हमेशा जब भी आप बोर्ड्स के एग्जाम करोगे कभी भी उल्टा पुल्टा मत करना, ठीक है। कभी भी ऐसा मत करना कि पहले इसका आंसर कर रहे हो फिर इसका, नहीं, पहले जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करोगे फिर इसका आंसर लिखोगे, है ना। हमेशा इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। टीचर को आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर टीचर कंफ्यूज होगा तो उसको लगेगा बच्चा भी कंफ्यूज है, उसको आता ही नहीं है ना। तो आपको अच्छे से अपने आंसर्स लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट डू ओरल पिल कंटेन। ओरल पिल्स के पास क्या होता है, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है, इसके पास हॉर्मोन्स होते हैं। कौन कौन से हॉर्मोन होते हैं, इसके पास एक तो होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और कभी कभी हो जाता है प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमने पहले आंसर कर दिया, पहले क्वेश्चन का हमने बहुत अच्छे से आंसर कर दिया। प्रोजेस्टेरोन होता है और प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इनको इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 3 काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं, एक तो ये इनिबिट कर देते हैं ओव्यूलेशन को, है ना। अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवा रिलीज नहीं होगा, स्पर्म मिलेगा किससे, किसी से भी नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। एक तो ये ओव्यूलेशन को इनिबिट करते हैं और क्या करवाते हैं, ये इनिबिट कर देते हैं इम्प्लांटेशन को, कि चलो ओवर रिलीज हो गया, स्पर्म भी मिल गया, बट अगर इम्प्लांटेशन ही नहीं हुआ तो बच्चा आगे नहीं हो पाएगा। तो ये ओवुलेशन को इनिबिट करता है और इम्प्लांटेशन को इनिबिट करते हैं। ये एक और काम करते हैं, क्या करते हैं, जो फीमेल का सर्विक्स वाला एरिया होता है वहां पे जो म्यूकस की लेयर होती है उसमें क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी को अल्टर कर देते हैं, मतलब उसको ऐसा बना देते हैं कि स्पर्म आके मोटाइल ना हो पाए, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं, सर्विक्स में जो म्यूकस की लेयर होती है उसकी क्वालिटी को अल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यस, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है ना। और अगर स्पर्म हमारा मोटाइल नहीं होगा
तो ओवा से नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ये 3 काम करते हैं हमारे ओरल पिल्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है नेम द एंजाइम दैट जॉइंस द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। जहां पे भी काम आ जाता है किसी भी चीज का चिपकाने का, है ना, यहाँ पे क्या बोला है, ज्वाइनिंग, है ना, वहां पे एक ही एंजाइम काम करता है, दैट इज लाइगेज, है ना। वहां पे एक ही एंजाइम काम करता है, लाइगेज। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा जो कि ज्वाइनिंग करवाएगा डीएनए फ्रेगमेंट्स की, दैट विल बी अवर लाइगेज, डीएनए लाइगेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब इसके भी 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पूछा है कि भाई न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है, बता देंगे। अगला क्या बोला है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम वेयर इट इज फाउंड इन सेल, ठीक है, कि आपको पहले लेबल डायग्राम बनाना है न्यूक्लियोसोम का, उसके बाद बताना है कि ये सेल में मिलता कहाँ पे है, ठीक है। और फिर बोला है हाउ डू हिस्टोन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, हिस्टोन के पास पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। इन सब का आंसर एक ही है, इन सब का आंसर एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए हिस्टोन का हमारा, न्यूक्लियोसोम का हमारा स्ट्रक्चर। तो देखो एक न्यूक्लियोसोम के पास क्या प्रेजेंट होता है, हिस्टोन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब हिस्टोन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 8 मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। ऑक्टामर बोल दिया तो मतलब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 8 मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे हिस्टोन के। कौन कौन से होते हैं भाई देख लेते हैं, H2A, H2B, H3 और H4। बट हमने बोला कि 8 मॉलिक्यूल्स चाहिए तो मैंने 4 ही लिखे हैं। ये सारे किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, डुअल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे हिस्टोन के, ठीक है। इसमें एक H1 भी होता है बट उसको हम हिस्टोन ऑक्टामर में कंसिडर नहीं करते, दैट इज अवर लिंकर हिस्टोन, वो लिंकर की तरह काम करता है, ठीक है। तो इस हिस्टोन ऑक्टामर ने 8 मॉलिक्यूल्स ने मिलके H1 के साथ मिलके क्या बना लिया, कोर बना लिया हिस्टोन मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, कोर बन गया। कोर के अंदर क्या क्या आ गया, H2A, H2B, H3, H4, सारे दो दो है और एक H1, ठीक है। अब इसके अराउंड क्या होगा, हमारा डीएनए रैप होगा, हमारा डीएनए रैप होगा। अब देखो डीएनए हमारा नेगेटिव होता है और नेगेटिव को अगर अट्रैक्ट करना है तो कुछ पॉजिटिव देना पड़ेगा, है ना। तो हमारे जो हम पॉजिटिव क्या देंगे बेसिकली यहाँ पे, हम यहाँ पे पॉजिटिव देंगे हमारे हिस्टोन। तो हमारे हिस्टोन कैसे होते हैं, हिस्टोन हमारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। दीज आर अवर पॉजिटिव, किससे मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। कौन कौन से अमाइनो एसिड भाई, लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है। तो हमारा हिस्टोन इज अ पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइसिन आर्जिनिन से मिलके बना होता है अमाइनो एसिड से। हमारा हिस्टोन पॉजिटिव है तभी जो डीएनए है वो रैप होगा इसके अराउंड, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया, हमने स्ट्रक्चर बता दिया न्यूक्लियोसोम का, हमने डायग्राम बता दिया न्यूक्लियोसोम का, कहाँ मिलता है मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। हाउ डू हिस्टोन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, हिस्टोन के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन, है ना, इसलिए इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा ये कहाँ पे मिलता है न्यूक्लियोसोम, यस ये आपको मिलेगा सेल के न्यूक्लियस में, कहाँ मिलेगा, सेल के न्यूक्लियस में, ठीक है। अच्छा एक न्यूक्लियोसोम के अराउंड कितने बेस पेयर रैप होते हैं, कितना डीएनए रैप होता है, दैट इज 200 बेस पेयर। तो एक न्यूक्लियोसोम के अराउंड 200 बेस पेयर रैप होता है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक के अराउंड 200 होता है तो आपको क्या देंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम दे देंगे। आपको फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कि आप बताओ कितने बेस पेयर डीएनए रैप होंगे अगर आपके पास है 100 न्यूक्लियोसोम, यस अगर आपके पास 100 न्यूक्लियोसोम है तो कितना डीएनए रैप होगा इसके अराउंड, तो कैसे जवाब दोगे, एक न्यूक्लियोसोम के अराउंड कितना होता है 200 बेस पेयर का, है ना। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, 100 के अराउंड कितना हो जाएगा, है ना, 20,000 हो जाएगा। तो इतना बेस पेयर रैप हो जाएगा 100 न्यूक्लियोसोम के अराउंड। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल बेस्ड। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला इसमें, आपको एक टेम्पलेट दिया हुआ है, ठीक है जी, टेम्पलेट दिया हुआ है, ये रहा हमारा टेम्पलेट, ठीक है। राइट डाउन द कोरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड एंड द एमआरएनए स्ट्रैंड दैट कुड बी फॉर्म्ड। आपको इसके रिगार्ड में कोडिंग बताना है पहले, और ये हमारा डीएनए है तो इसके रिगार्ड में आरएनए क्या बनेगा, है ना, पोलैरिटी के हिसाब से बताना है। कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें टेम्पलेट दिया हुआ है, तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐसी चीजें लिख लिया करो ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें टेम्पलेट स्टैंड दिया हुआ है।
तो इसके रिगार्ड में पहले कोडिंग स्ट्रैंड बना लेते हैं। ये डीएनए है तो यहाँ पे कहीं पे भी यूरासिल ऐड नहीं करना भी आपको, ठीक है। चलो इसके रिगार्ड में सबसे पहले हम अपना कोडिंग बना लेते हैं। कोडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्राइम है तो 5 प्राइम आ जाएगा, यहाँ पे 3 प्राइम आ जाएगा, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए की जगह आ जाएगा टी, है ना, टी की जगह आ जाएगा ए, जी की जगह सी, सी की जगह जी, अगेन टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी टी, है ना। ये क्या होगा, हो गया हमारा, दिस इज अवर कोडिंग। कोडिंग का हमने आंसर कर लिया, ठीक है। अब हमें बताना है एमआरएनए। अब हमेशा याद रखना, एमआरएनए किसका अपोजिट होता है, कोडिंग का, इसका अपोजिट होता है। तो किससे सिमिलर हो जाएगा, टेम्पलेट से, क्योंकि टेम्पलेट तो इसी का उल्टा था ना, है ना। तो हमारा एमआरएनए स्टैंड का क्या हो जाएगा, एमआरएनए बिल्कुल इसका उल्टा होता है, मतलब सिमिलर होता है इससे। बस क्या होगा, जहां पे भी थायमिन होगा वहां पे क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा, है ना। तो कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, टी। यस, टी की जगह क्या आ जाएगा, यूरासिल, है ना, टी की जगह आ जाएगा यूरासिल, है ना। ए की जगह तो ए ही रहेगा, है ना, क्योंकि हमारा जो एमआरएनए होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है कोडिंग से, बिल्कुल इससे सिमिलर होता है, इसके अपोजिट होता है, इससे सिमिलर होता है। बस थायमिन की जगह यूरासिल आ जाएगा, बस हमें क्या करना है, इसमें थायमिन की जगह यूरासिल लगाना है, बाकी सब कुछ सेम। कर लेते हैं, यूरासिल ए सी जी, टी की जगह अगेन यूरासिल ए सी जी, टी की जगह अगेन यूरासिल ए सी जी, अगेन यूरासिल ए सी जी, यूरासिल। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज अवर एमआरएनए। बट अभी पोलैरिटी रहती है, पोलैरिटी क्या होगी, पोलैरिटी भी सेम होगी, ये भी 5 प्राइम है, ये भी 3 प्राइम है, पोलैरिटी भी सेम रहेगी। बस यूरासिल की जगह थायमिन लगाना है, थायमिन की जगह यूरासिल लगाना है, दैट्स इट। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं हम। व्हाई डू डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव टुवर्ड्स एनोड ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम देखो, हमारा जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, हम सभी को पता है किस बेसिस पे हमारा जो डीएनए होता है वो सेपरेट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, है ना, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इन्होंने पूछा है जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो एनोड की तरफ क्यों भागते हैं, क्यों एनोड की तरफ भागते हैं, क्योंकि हमारा डीएनए क्या है, हमारा डीएनए नेगेटिव है ना। और एनोड कैसा होता है, एनोड इज पॉजिटिव, है ना। और हम सबको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए हमारा डीएनए कहाँ जाता है, हमारे एनोड के पास जाता है, बिकॉज डीएनए इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो एनोड की तरफ भागेगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या बोला है, राइट पॉसिबल जीनोटाइप मेंडल गोट व्हेन ही क्रॉस्ड F1 टॉल प्लांट विद ड्वार्फ पी प्लांट। आपको सारे पॉसिबल जीनोटाइप बताने हैं जब मेंडल ने F1 टोल को क्रॉस किया, किसके साथ, ड्वार्फ के साथ किया। देखो F1 टोल को क्रॉस किया किसके साथ, ड्वार्फ के साथ। अब F1 में टोल का जीनोटाइप कैसा होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। F1 के अंदर क्या होता है, टोल कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होते हैं हमारे होमोजाइगस, इनको क्रॉस करवाया तो क्या आता है हमारे पास, F1 कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो जाएगा, हमारा F1 टोल हो जाएगा, है ना। इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, बट फिनोटाइप तो टोल ही रहता है ना, क्योंकि कैपिटल टी इज डोमिनेट ओवर स्मॉल टी। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ड्वार्फ को क्रॉस करवाना है। जब आप इन दोनों को क्रॉस करवाओगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बना लेते हैं। एक आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो क्या देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे, यस, क्या देखने को मिल रहा है, पॉसिबल जीनोटाइप बताओ। तो जीनोटाइप क्या क्या है, जीनोटाइप है हमारे पास एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक है स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या रेशो है, ये भी दो है, ये भी दो है, इनको कट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1:1। तो क्या हो जाएगा इसका पॉसिबल जीनोटाइप, इसका आंसर हो जाएगा 1:1, है ना। और हमेशा याद रखना, जब भी हमारा हेट्रोजाइगस को हम करवाते हैं होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ क्रॉस, तो हमें क्या मिलता है, हमें 1:1 ही मिलता है। ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये हमारा टेस्ट क्रॉस का एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यस, अच्छा क्या बोला है यहाँ पे, although Mendel published his work on inheritance of characters in 1865, but for several reasons it remained unrecognized till 1990s। ठीक है, उसने क्या बोला, मेंडल ने अपना जो काम था वो 1865 में पब्लिश कर दिया था, बट वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा 1900 तक, है ना। आपको 3 रीजन बताने हैं क्यों इतना टाइम लग गया, है ना, क्यों उसका काम इतने टाइम तक अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया। ठीक है, तो इसके बहुत सारे रीजन है, आपके एनसीईआरटी में 5-6 रीजन बताए हुए हैं,
बट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 3 ही पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन, बहुत ही कॉमन रीजन है, दैट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। देखो आजकल क्या है, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है ना, सोशल मीडिया का जमाना है ना, इजिली आप शेयर कर सकते हो अपनी नॉलेज। उस टाइम पे कोई इंस्टा कुछ भी नहीं होता था, है ना, कम्युनिकेशन लेवल था ही नहीं उस टाइम पे, है ना, तो कम्युनिकेशन नहीं था, तो जो मेंडल का काम था वो अनरिकॉग्नाइज रहा, है ना। तो सबसे पहला रीजन क्या है, कम्युनिकेशन ही नहीं था, है ना, इसलिए मेंडल का काम अनरिकॉग्नाइज रहा। ठीक है ना, उसका काम बहुत कम पेपर्स में पब्लिश हुआ। आजकल तो इतने सारे आप पेपर्स में पब्लिश करवा सकते हो, है ना, उस टाइम पे इतने पेपर्स भी नहीं होते थे। ठीक है, तो पहला रीजन क्या हो गया, कम्युनिकेशन इतना ज्यादा नहीं था। सेकंड क्या है, उसने क्या बोला, उसने एक कंसेप्ट दिया था फैक्टर्स का, है ना, उसने कंसेप्ट दिया था फैक्टर्स का, जिसको आज हम जीन्स बोलते हैं, है ना। उसने जीन्स नहीं बोला था, उसने फैक्टर्स बोला था। ठीक है, उसने क्या बोला, जो फैक्टर्स होते हैं, जीन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट होते हैं, जो कि ब्लेंड नहीं होते आपस में। ठीक है, जो कि अगेन एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा था काफी साइंटिस्ट से। ठीक है, तो जिसने इसने क्या किया था, जीन्स को फैक्टर बोला था एज अ डिस्क्रीट यूनिट, है ना, जो कि काफी साइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। थर्ड रीजन क्या है, मेंडल ने क्या किया, बायोलॉजी में मैथ्स घुसा दिया। उस टाइम पे लोगों को बायोलॉजी मैथ्स से रिलेटेबल नहीं लगती थी, उनको लगता था बायो इज थ्योरी, है ना। बट मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने बायोलॉजी के अंदर मैथ्स लगा दिया, उसने स्टैट्स लगा दिया इसके अंदर, जो कि अगेन काफी साइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, स्टैट्स लगाया, है ना, और मैथ्स लगाया किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर, जो कि काफी साइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये हमारे 3 मेन रीजन है कि मेंडल का काम बहुत टाइम तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या बोला है, व्हाई डज बीटी टॉक्सिन नॉट किल द बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस बट इट किल्स द इंसेक्ट दैट इंजेस्ट इट। क्या बोला है, जो बीटी टॉक्सिन होता है, बीटी टॉक्सिन कहाँ पे होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है ना, और अगर इसको कोई भी इंसेक्ट खा ले तो वो मर जाएगा, बट बैक्टीरिया नहीं मरता। बैक्टीरिया के अंदर होता है बीटी टॉक्सिन, उसको कुछ भी नहीं होता, बट जो इंसेक्ट खाएगा उसके अंदर मर जाएगा। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या खास है बैक्टीरिया के अंदर कि बैक्टीरिया के अंदर बीटी टॉक्सिन नहीं, मतलब बैक्टीरिया नहीं मरता, बट इंसेक्ट उसे खा लेगा तो इंसेक्ट मर जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बीटी टॉक्सिन होता है बैक्टीरिया के अंदर कैसा रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, बीटी टॉक्सिन जो होता है वो हमारा बैक्टीरियम के अंदर कैसा रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ना, इसीलिए बैक्टीरिया को कुछ नहीं हो पाता। जैसे ही इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट मर गया। अब इंसेक्ट के अंदर ऐसा क्या है कि इंसेक्ट के अंदर ये मतलब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देख लेते हैं। जैसे ही इंसेक्ट ने इसको खाया, इंसेक्ट मर गया, है ना। क्यों मर गया, बिकॉज जो बीटी टॉक्सिन बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में था, अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है ना। यहाँ पे किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे ही एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, हमारा इंसेक्ट मर जाएगा। अब ऐसा क्या था इंसेक्ट के अंदर जो बीटी टॉक्सिन बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में था, बट इंसेक्ट के अंदर आते ही एक्टिव फॉर्म में हो गया, क्या था, यस, उसका एल्कलाइन पीएच गट। ठीक है, जो इंसेक्ट का गट होता है उसका पीएच एल्कलाइन होता है। वो एल्कलाइन पीएच क्या करता है, इस इनएक्टिव फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंसेक्ट के पास क्या प्रेजेंट होता है, इंसेक्ट के अंदर होता है अल्कलाइन पीएच, कहाँ पे, गट में, है ना। वो पीएच क्या करता है, इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट हमारा मर जाता है। ठीक है, आंसर भी देख सकते हो आप यहाँ पे, बीटी टॉक्सिन डजंट किल बैक्टीरिया बिकॉज बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, जब बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट खाता है तो क्या होता है, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि अल्कलाइन पीएच होता है किसका, इंसेक्ट के गट का। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा इंसेक्ट होता है उसकी एपिथेलियम सेल के अंदर क्या हो जाता है, मिडगट से बाइंड हो जाता है और उसके अंदर पोर्स क्रिएट कर देता है ना। पोर्स क्रिएट हो जाएंगे तो स्वेलिंग हो जाएगी और हमारा इंसेक्ट बेचारा मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सेल लाइसिस हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, 16 क्वेश्चन। आपको इसमें बताना है, एक्सप्लेन हाउ इली लिली एन अमेरिकन कंपनी इंट्रोड्यूस्ड इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये जो क्वेश्चन है हमारा बायोटेक यूनिट से है, काफी इंपॉर्टेंट है हमारा यूनिट बायोटेक, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कैसे इली लिली जो कंपनी है अमेरिकन कंपनी, उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके इंसुलिन की प्रोडक्शन की, कैसे किया देख लेते हैं। तो देखो, इली लिली जो कंपनी थी अमेरिकन कंपनी, इन्होंने क्या किया, इंसुलिन बनाने के लिए हमें 2 ही चेन चाहिए। कौन कौन सी चेन चाहिए,
इंसुलिन बनाने के लिए हमें दो चेन्स चाहिए, एक हमें चाहिए ए चेन और एक हमें चाहिए बी चेन। ठीक है, अगर मैंने ये दोनों चेन बना ली तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इंसुलिन बना सकती हूँ, है ना। ये दोनों आपस में कैसे अटैच हो जाती हैं, बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले ए चेन बनानी है और बी चेन बनानी है, दोनों को मैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट कर दूंगी और मेरे पास इंसुलिन बन जाएगा। तो इली लिली कंपनी ने क्या किया, इन्होंने लिया एक वेक्टर, ठीक है, प्लाज्मिड बेसिकली इन्होंने लिया, ये रहा प्लाज्मिड। इसके अंदर क्या किया, इन्होंने ए डीएनए या फिर मैं बोलूं ए चेन का डीएनए सीक्वेंस डाल दिया। ठीक है, इस प्लाज्मिड के अंदर ए चेन का डीएनए सीक्वेंस डाल दिया। ठीक है, और इसको किस में इंसर्ट कर दिया, अपने होस्ट में, है ना। होस्ट कौन है यहाँ पे, इकोलाई। इकोलाई होस्ट के अंदर डाल दिया, है ना। इस इकोलाई होस्ट की ग्रोथ करवाई और क्या किया, जो ए चेन का डीएनए सीक्वेंस डाला था उसका आरएनए बना, प्रोटीन बना, और फाइनली हमारे पास क्या बन गई, हमारे पास एक फंक्शनल ए चेन बन गई। सेम इन्होंने क्या किया, बी चेन के साथ भी किया। पहले यहाँ पे ए चेन डाली थी, बाद में क्या किया, नया प्लाज्मिड लिया और उसके अंदर बी चेन डाल दी, है ना, डीएनए सीक्वेंस डाल दिया बी चेन का, इकोलाई के अंदर डाल दिया, होस्ट के अंदर ग्रोथ करवाई, तो अगेन हमारे पास क्या बन जाएगी, सिमिलरली हमारे पास बी चेन बन जाएगी। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट करवा दूंगी, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, मेरे पास एक फंक्शनल इंसुलिन बन जाएगा, एक एक्टिव इंसुलिन मेरे पास बन जाएगा। तो यही किया था इली लिली ने, उन्होंने प्लाज्मिड और इकोलाई का यूज करके ए चेन बी चेन सेपरेटली बनाई थी, दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया था और एक एक्टिव इंसुलिन बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला है, वेन यू गो फॉर अ ट्रैक और अ ट्रिप टू हाई एल्टीट्यूड प्लेस, जब आप हाई एल्टीट्यूड प्लेस में जाते हो, जैसे कि शिमला हो गया, मनाली हो गया, ये सब क्या है, हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं। जब आप वहां पे जाते हो तो आपको क्या बोला जाता है, वहां जाने के बाद एकदम मत खुश होना, है ना, एकदम खेलने दौड़ने मत लग जाना, रेस्ट लेना 2 दिन का। क्यों बोला जाता है ऐसा भाई, है ना, छुट्टी मनाने गए हैं और बोल रहे हैं रेस्ट कर लो 2 दिन, क्यों, है ना, पहले 2 दिन ऐसा क्यों बोलते हैं। अब इसके भी क्वेश्चन के अलग अलग आपको फॉर्म दिए हुए देख लेते हैं। व्हाई डू पीपल सफर फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस आफ्टर रीचिंग हाई एल्टीट्यूड रीजन, जब आप हाई एल्टीट्यूड रीजन में चले जाते हो तो आपको सिकनेस क्यों होती है ना, और आपको क्यों बोला जाता है कि रेस्ट करो। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन है, व्हाई डज अवर बॉडी अडेप्ट टू लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एट हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, इसका रीजन देख लेते हैं क्या होता है। तो देखो, जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो तो आपको रेस्ट बोला जाता है 2 दिन। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको क्या हो जाती है, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है ना, नोजिया हो जाना, चक्कर आना थोड़ा सा, है ना, काफी बच्चों के साथ होता है, काफी लोगों के साथ ये होता है, सबके साथ नहीं होता, सबका अलग अलग है। ठीक है, बट मोस्टली क्या होता है, जब आप हिली एरियाज में जाते हो तो आपको चक्कर आ जाता है, नोजिया होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, वहां का जो एनवायरमेंट है, वहां पे उसका जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो काफी ज्यादा लो है। क्या है, लो होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, कहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड पे, है ना। एटमोस्फेरिक प्रेशर कम है तो आपको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, है ना, बहुत कम हो जाती है ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर, है ना, क्योंकि आपको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाती, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, इसीलिए जब ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी तो चक्कर आएंगे, नोजिया फील होगा, है ना, आपको थोड़ा सा फेंट जैसा भी फील होगा। इसलिए क्या बोला जाता है कि आराम करो 2 दिन। ठीक है, अगर अब देखो 2 दिन ही क्यों बोला, है ना, ऑक्सीजन ऐसा तो नहीं है 2 दिन बाद ज्यादा हो जाएगी, 2 ही दिन क्यों बोला, क्योंकि इन 2 दिनों के अंदर क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है वो अडेप्ट करती है। कैसे अडेप्ट करती है, हमारी बॉडी के अंदर क्या अडेप्टेशन आएंगी 2 दिनों में, सबसे पहले क्या होगा, हमारी बॉडी क्या करेगी, आरबीसी की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगी, हमारी बॉडी क्या करेगी, आरबीसी की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगी, है ना, और हमारा जो ब्रीदिंग रेट होगा वो भी फास्ट होने लग जाएगा, है ना। तो ये अडेप्टेशन कौन करेगा, जो भी घूमने जाएगा, जो भी हाई एल्टीट्यूड पे घूमने जाएगा, है ना, उसकी बॉडी 2 दिन क्या करेगी, एडेप्टेशन करेगी, आरबीसी की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगी और ब्रीदिंग रेट अपना फास्ट कर देगी, ताकि ऑक्सीजन प्रॉपर मिल पाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, आपको बताना है एक एक एप्लीकेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं सभी की। सबसे पहले है पैसिव इम्यूनाइजेशन, इसकी क्या एप्लीकेशन होती है, इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स करती है, एक्टिव थोड़ा सा स्लो होती है, पैसिव का जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका जो रिस्पॉन्स होता है बहुत ही फास्ट होता है, फास्ट रिस्पॉन्स, फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अगला देखते हैं एंटी हिस्टामिन। हिस्टामिन नहीं बोला यहाँ पे, एंटी हिस्टामिन बोला है, देख लो,
एंटी हिस्टामिन बोला है। तो एंटी हिस्टामिन क्या करता है, एलर्जी के रिस्पॉन्स को, जो भी आपको एलर्जी हो जाती है बिकॉज ऑफ डस्ट, पोलन, किसी भी वजह से, उसको कम कर देती है। तो ये क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है सिम्टम्स किसके, एलर्जी के। रिड्यूस कर देती है सिम्टम्स किसके, एलर्जी के। कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के, छींक आना, है ना, आंखों में से पानी निकलना, इन सबको कम कर देती है एंटी हिस्टामिन। नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, बेसिकली जो मदर होता है उसका मिल्क को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम। इसका क्या फायदा है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है आईजीए एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या करती है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इन्फेक्शन से बचाती। लास्ट इज साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर का बहुत बड़ा रोल है। देखो ये क्या करता है साइटोकाइनिन बैरियर, ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस इंटरफेरोन्स। ये क्या करता है, इंटरफेरोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, दिस इज अवर सेल, ठीक है। इसके पास कौन आया, इसके पास आया वायरस, ठीक है। इस सेल को किसने इन्फेक्ट किया, वायरस ने इन्फेक्ट किया, है ना। अब ये सेल क्या करेगा, ये इंटरफेरोन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, है ना, जो कि क्या है हमारा, विच इज एन साइटोकाइनिन बैरियर, ठीक है। सेल के पास वायरस आया, सेल ने क्या किया, इंटरफेरोन सिक्रीट करने लग गया, दैट इज अवर साइटोकाइनिन बैरियर, ठीक है। अब देखो ये इंटरफेरोन्स क्या करेंगे, जो साइड में नेबरिंग सेल्स होंगे, ये क्या मेरे नेबरिंग सेल ऑरेंज वाले, दिस इज अवर नेबरिंग सेल्स। ये साइटोकाइनिन क्या करेंगे, इन नेबरिंग सेल को क्या दे देंगे, एक सिग्नल दे देंगे, अलार्म दे देंगे कि भाई वायरस आ चुका है ना। तो ये इंटरफेरोन्स क्या करेंगे, ये अलार्म दे देंगे किसको, नेबरिंग सेल को, कि वायरस आ चुका है, अब मैं तो मरने वाला हूं, बट तुम अपना बचाव देख लो, ठीक है। तो ये जो इंटरफेरेंस होते हैं वो क्या करते हैं, जो नॉन इन्फेक्टेड नेबरिंग सेल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, वायरस से प्रोटेक्शन करते हैं बाय गिविंग देम अलार्म और सिग्नल, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, सेल आया, सेल के पास वायरस आया, सेल ने क्या किया, इंटरफेरोन सिक्रीट करने लगे। इंटरफेरोन ने क्या किया कि आपस बाकी जो नेबरिंग सेल्स हैं जो कि अभी वायरस इन्फेक्टेड नहीं है, उनको क्या किया, सिग्नल दे दिया कि वायरस आ चुका है, अपना अपना बचाव कर लो, ठीक है। ये होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इनिशियली अफेक्टेड व्हेन बिटन बाय एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस। जब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो आता है तो बॉडी का कौन सा ऑर्गन इन्फेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा ऑर्गन इन्फेक्ट होता है, दैट विल बी लिवर, ठीक है। कौन सा इन्फेक्ट होता है, लिवर, ठीक है, ठीक है। नेम द स्टेज ऑफ द पैरासाइट दैट इन्फेक्ट्स दिस ऑर्गन। यस, किस स्टेज पे पैरासाइट इन्फेक्ट करता है लिवर को, दैट इज स्पोरोजोइट्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, किस स्टेज पे करता है, स्पोरोजोइट्स। आगे बताना है, एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर इन पेशेंट, है ना। जब मॉस्किटो काट लेता है, एनोफिलस मॉस्किटो, है ना, मलेरिया हो जाता है तो बहुत ज्यादा चिल्स, ठंड लगती है, और फीवर भी बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों होता है इसके, यस, इसके आपको इवेंट्स बताने हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं लिवर पे अटैक करने के बाद कहाँ पे अटैक करते हैं, आरबीसी पे। क्या करते हैं, जो आरबीसी होते हैं उसको रप्चर कर देते हैं, है ना, रप्चर कर देते हैं किसको, आरबीसी को, है ना। जब आरबीसी रप्चर हो जाएंगे तो क्या रिलीज होगा, यस, क्या रिलीज होगा यहाँ से, हीमोजोइन रिलीज हो जाएगा, कौन, हीमोजोइन। और यही हीमोजोइन क्या करता है, चिलिंग इफेक्ट और फीवर प्रोड्यूस करता है, चिल एंड फीवर करता है कौन, हीमोजोइन। कब रिलीज हुआ, जब आरबीसी रप्चर हुए। क्वेश्चन नंबर 20, आपको एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस बताना है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। यहीं से देख लेते हैं जो मैंने आंसर यहाँ पे मेंशन किया है। देखो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये तब प्रोड्यूस होती है जब हमारी खुद की जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, है ना। मान लो मुझे इन्फेक्शन हो गया और मेरी खुद की बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है, मैं क्या बोलूंगी, दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी, है ना। ये काफी ज्यादा स्लो होता है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है ना। काफी ज्यादा स्लो होता है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, इम्यूनिटी डेवलप बाय वैक्सीनेशन, है ना। कोरोना टाइम में सभी गए थे वैक्सीन लगवाने, है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, नर्स ने या फिर डॉक्टर ने क्या किया, आपको वैक्सीन दी और आपकी खुद की बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई थी, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। सेकंड देखो पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव के अंदर क्या होता है, develops when antibodies produced in other organism are injected or administered into the person to encounter antigen, है ना। ये कब होता है, मान लो मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया बट मेरी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पा रही, तो हम क्या करेंगे, किसी और ऑर्गेनिज्म ने जो एंटीबॉडी बनाई है उसको मेरे अंदर डाल देंगे, तो दैट इज पैसिव,
है ना। तो देखो एक्टिव क्या हुई, नेचुरल हुई, मैंने खुद बनाई है, दैट इज एक्टिव। बट पैसिव क्या होगी, मैंने बाहर से ली है ना। ये क्या करती है, तभी रिलीफ प्रोवाइड कर देती है ना, इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कर देती है, बट काफी ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको कोई भी स्नेक बाइट कर लेता है ना। हमें मान लो किसी ने स्नेक ने बाइट कर लिया, तो इतना टाइम नहीं होता ना कि हम वेट करें कब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बाहर से ही एंटीबॉडी दे देते हैं, है ना। तो आपको एकदम रिलीफ मिल जाता है, बट इट इज क्वाइट शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ टेटनस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या बोला है। अब ये केस स्टडी पे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत देखे जाते हैं केस स्टडी पे। क्या बोला है, एक पेशेंट है जो कि क्या कर रहा है, सिम्टम शो कर रहा है किसके, हाई फीवर के, स्टमक पेन के, कॉन्स्टिपेशन के। क्या क्या हो रहा है भाई, फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है ना। बट कोई भी ब्लड क्लॉट नहीं देखने को मिल रहा आपको उसके स्टूल्स में, ठीक है। आपको बतानी है कि कौन सी डिसीज हो चुकी है, किस पैथोजन ने की है, आप कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करोगे, और ये डिसीज ट्रांसमिट कैसे हुई है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमबीबीएस में आते हैं। जब आप एमबीबीएस में जाओगे, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वहां पे क्या होता है, केस स्टडीज ही करवाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब आने लगे हैं, है ना, मेडिकल लेवल में। तो देखो क्या हो रहा है, स्टमक हो रहा है, फीवर हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन हो रही है ना। मतलब ये सारे सिम्टम तो किसके लग रहे हैं भाई, टाइफाइड के लग रहे हैं, है ना। ये सब सिम्टम्स किसके लग रहे हैं, टाइफाइड के, ठीक है। अब टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट कौन है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं। नेम डिसीज, मैंने आपको डिसीज बता दिया। पैथोजन कौन कोज करता है, सैल्मोनेला टाइफी, है ना, ये कोज करता है ना। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया कोज करता है। अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो कौन सा टेस्ट करोगे, यस वी विल गो विद विडाल टेस्ट, है ना। टाइफाइड के लिए तो एक ही टेस्ट है, काफी बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, विडाल टेस्ट, है ना। और ये ट्रांसमिट कैसे होती है डिसीज, फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, है ना। गंदा खाना खाने से या फिर पानी पीने से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और केस स्टडी। एक और केस स्टडी क्या बोली गई है, एक स्टूडेंट है जो कि क्या है, यस, ऑन अ स्कूल पिकनिक टू अ पार्क। वो कहाँ गया, स्कूल पिकनिक पे गया, पार्क में, विंडी विंडी डे पे, ठीक है। स्टार्टेड स्नीजिंग, वो छींक मारने लग गया, है ना। उसको छींके आने लग गई और उसको ब्रीथ, सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। द टीचर इंक्वायर्ड वेदर द स्टूडेंट्स फॉल एलर्जी टू समथिंग। टीचर को क्या लगा कि भाई स्टूडेंट को कोई ना कोई एलर्जी हो चुकी है ना। बच्चा कहाँ गया था, पार्क में गया था, है ना। छींक मारने लग गया और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट, टीचर को क्या लग रहा है कि कोई ना कोई एलर्जी हो चुकी है। तो आपको बताना है भाई एलर्जी क्या होती है। एलर्जी क्या होती है, इट इज एन हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। ये क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। किसके रिगार्ड में, अगर आपको कोई भी फॉरेन सब्सटेंस एनकाउंटर कर चुका है ना। फॉर एग्जांपल डस्ट, पोलन, इन सब की वजह से क्या होता है, आपको एलर्जी हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है ना, ड्यू टू फॉरेन सब्सटेंस, जैसे कि पोलन, ये सब। इसी की वजह से क्या होता है, स्नीजिंग होती है, आंखों में से पानी आता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। राइट द टू यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ द सिस्टम इन्वॉल्व इन द रिस्पॉन्स ऑब्जर्व्ड इन द स्टूडेंट। आपको टू यूनिक कैरेक्टर्स बताने सिस्टम के जो कि बच्चे में ऑब्जर्व किए गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ होगा, एलर्जी के अंदर क्या होता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है, ठीक है। तो क्या रिलीज होता है, हिस्टामिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ये रिलीज हुआ होगा तभी एलर्जी हुई होगी। और कौन से सेल इसको रिलीज करते हैं, मास्ट सेल, ठीक है। तो मास्ट सेल ने क्या किया, हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज किया, जिसकी वजह से एलर्जी हुई। इसको ट्रीट कैसे करोगे, हिस्टामिन रिलीज हुआ तो एलर्जी हुई, क्या दे दो, एंटी हिस्टामिन दे दो, है ना। एंटी हिस्टामिन क्या करेगा, इस एलर्जी को सप्रेस कर देगा। तो ये इसका ट्रीटमेंट भी हो गया, मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बता दिया कि एंटी हिस्टामिन दे दो। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या बोला है, नेम द टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द ह्यूमंस। और ये आपस में डिफरेंस कैसे होते हैं, ठीक है। डिफरेंस मैं आपको डायरेक्ट टेबल से पढ़ाऊंगी। मैं आपको दो टाइप के लिम्फोसाइट्स बता देती हूँ। तो दो टाइप के लिम्फोसाइट्स कौन कौन से होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये होते हैं हमारे दो टाइप के लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये आपस में डिफरेंस कैसे होता है देख लेते हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट एंटीजन, ठीक है। बट टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, इस बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, बी लिम्फोसाइट खुद एंटीबॉडी बनाता है, बट टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, उस बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं कि एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्स नहीं करते किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेके। ठीक है, मान लो किसी ने भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है ना, लिवर ट्रांसप्लांट करवाया, तो बी लिम्फोसाइट्स को कोई काम नहीं है, बट उस टाइम पे टी लिम्फोसाइट्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्स नहीं करते किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, बट टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये होते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड्स के। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जो जिसको भी सेशन अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय यूट्यूब चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट मैं स्टिल आपको बता देती हूँ, इट इज फ्रॉम बायोलॉजी विद मानसी। प्लस आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्रीली आपको नीट और क्लास 12 को बायोलॉजी, क्लास 11 और क्लास 12 दोनों को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, मेरे यूट्यूब पे मैं डेली लाइव सेशन लेती हूँ, जिसके अंदर अभी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे हैं फ्रॉम द क्लास 11, है ना, और इसके बाद हम क्लास 12 भी स्टार्ट करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज बायोलॉजी विद मानसी। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।